तो जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको पूरा प्लेटफॉर्म बता देता हूं क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहां पर, और फिर उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहले मैं आपको इंडिया के बारे में बताऊंगा। भारत को जानो, भारत को जानो, नो अबाउट इंडिया। भारत के बारे में, भारत को टिप्स पे लेके आना है हमें सबको, ठीक है। भारत में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, अब सवाल है कि सर क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा भारत की स्थिति, पूरे विश्व में भारत की स्थिति कहां पर है, इंडिया के स्टेट्स, इंडिया की यूटी, इंडिया के तटीय प्रदेश, इंडिया के माउंटेन, इंडिया की रिवर्स, और हम सब मिलकर पढ़ने वाले हैं। यह सबसे पहले मैंने आपके सामने इंडिया का मैप ओपन किया है। पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा, और यहां से सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। बस आपसे उम्मीद ये की जा रही है कि आप ठीक तरीके से ये सारी चीजें नोट डाउन करते चलें, ठीक है। तो चलो चलते हैं। देखो, इंडिया का मैप आपके सामने बना हुआ है ये। अब सवाल है कि ठीक है सर, इंडिया का मैप तो हमारे सामने दिख ही रहा है, लेकिन इसमें ऐसी खास क्या बात है। खास तो हम पढ़ने वाले हैं ना, कि खास क्या है इसमें, ऐसा क्या है कि जो आज में इसे पढ़ें और क्या जरूरत पड़ी है। देखो, भारत के अंदर भारत की जो स्थिति है, आप सब लोगों को मालूम है, आज भारत में 28 स्टेट है, प्लस यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर हिंदुस्तान ये बना है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से हिंदुस्तान बना है। किस तरीके से इसको हम यहां पर पढ़ें, तो ये स्टेप बाय स्टेप आप बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़िएगा। ये स्थिति है भारत की, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति आपके सामने ओपन है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, भारत का क्षेत्रफल कितना है, फिर हम देखेंगे भारत की स्थिति कहां है, फिर भारत के दूरस्थ बिंदु, फिर भारत की सीमा। क्लियर है। इसके थ्रू हम ये पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक लिखिएगा अपने रजिस्टर में, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति। और टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो मुख्य टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति, समझ गए ना। टॉपिक ये रहेगा, भारत की भौगोलिक स्थिति। टॉपिक आपके सामने आ चुका है, भारत की भौगोलिक स्थिति। अब ये समझिएगा, ये भारत का मैप आपको दिख रहा है, और भारत का मैप आपको ये भी दिख रहा है। दोनों मैंने भारत के मैप के तौर पर आपके सामने खोल रखा है। ये दोनों मैप आपके सामने हैं, तो आप इन दोनों को ही यहां पर अपने माइंड में सेट रखिएगा। देखो, आप जानते हो भारत के अंदर 28 स्टेट प्लस 8 यूटी मैंने आप लोगों को बताया है। कितने हैं, 28 स्टेट प्लस 8 यूटी भारत के अंदर है। आज जो भारत है कुछ ऐसा है, देखिएगा, यहां से ये समझ पा रहे हैं। और थोड़ा सा पॉइंट है हमारा, मैंने जो मार्क किया है, ये आपने देखा होगा, ये मार्क मैंने आपके सामने किया है रेड पेन से। जो ये वाला क्षेत्र है, इसको तो बोला जा रहा है लद्दाख। क्या बोला जा रहा है, लद्दाख। और जो ये वाला पोर्शन है, इसको बोला जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर, जेके। क्लियर है। और जो ये वाला एरिया है, जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला, ये, इसको बोला जा रहा है, ध्यान देना, गुलाम कश्मीर। पाकिस्तान क्या बोलता है इसको, गुलाम कश्मीर। और जो पाकिस्तान के हाथ में हमारा क्षेत्र है, वो ये है। क्लियर है। जितना मैंने ये वाला क्षेत्र बताया है, ये पाकिस्तान के हाथ में है। भारत इसको बोलता है पीओके। भारत क्या बोलता है इसको, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ध्यान देना, पहले मैं थोड़ा सा यहां आपको एक बार समझा देता हूं, फिर मैं मैप पे पहुंचूंगा, जिससे कि आपको एक कनेक्टिविटी बन जाए। भारत के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया है, 28 स्टेट प्लस 8 यूटी। फिर मैंने बताया हम अपने मैप में क्या करते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इसको कंप्लीट कंसीडर करते हैं। ऐसा क्यों, अगर हम ही खुद ही डिसाइड नहीं करेंगे, अगर हम खुद अपने मैप में इसको नहीं दिखाएंगे, तो दुनिया हमें क्या समझेगी। ठीक है, दुनिया क्या कहेगी, जब तुम ही स्वयं इसको अपना नहीं मानते हो, तो दुनिया आपको क्यों माने इसको, आपका क्षेत्र। ठीक, तो ध्यान देना, ये टोटल जो क्षेत्र है, इसको क्या बोला जाता है, पीओके बोला जाता है। और जो ये वाला एरिया है, ध्यान देना, जो ये एरिया है आपका, ये वाला, इसको क्या कहता है पाकिस्तान, इसको कहता है गुलाम कश्मीर। क्या बोलता है, गुलाम कश्मीर। क्या बोलता है इसको, गुलाम कश्मीर। और जो ये ऊपर वाला क्षेत्र है, पीओके वाला, इसको बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। क्या बोलता है,
गिलगित, गिलगिट और बाल्टिस्तान। क्या बोलता है? गिलगिट और बाल्टिस्तान इसको नाम दिया जाता है। अब सवाल है कि ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, इसको पीओके बोला जा रहा है। और जो ये लाइन है, ये लाइन, इस लाइन का नाम है, इस लाइन को किस नाम से जाना जा रहा है? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये मैटर तो आप लोगों को आपने देखा कि ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आया, लेकिन जो मेन मुद्दा है, अब इतनी बात बता के आप वापस उसी मैप पे जाइए कि जहां आपने शुरू किया था। वापस मैं पहुंच जाता हूं, ध्यान देना, अब मैं उसी मैप पे रहूंगा और इस मैप पे लास्ट में आऊंगा। केवल मुझे ये बताना था कि ये जो दो क्षेत्र हैं, ध्यान देना, ये जो दो क्षेत्र हैं, यहां से ये टूट गया हमारा और ये टूट गया है, ये वाला क्षेत्र, ये कब्जा किसका है इस पर? इस क्षेत्र का नाम है अक्साई चीन। क्या नाम है? अक्साई चीन। ये चीन के कब्जे में है, अक्साई चीन। ये बात समझ में आ गई? ये वाला क्षेत्र अक्साई चीन और जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो पीओके, और जो ये वाला है जहां पर आप देख रहे हो, ये वाला क्षेत्र किसका है? ये गुलाम कश्मीर है, ठीक है। और जो बचा है, अब जो हम पर बचा है वो लद्दाख है। ये क्या है? ये लद्दाख है। ये मैटर क्लियर हुआ? अब मैं यहीं से शुरू करता हूं आज की कहानी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इनको यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। अब समझिएगा भारत की स्थिति, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल। एक एक शब्द लिखूंगा, आप लोगों को सारे शब्द लिखते हुए चलना है। भारत का क्षेत्रफल आप लोगों को यहां पर सबसे पहले मालूम होना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल नीचे भी लिखा है, उसे मैं बाद में समझाऊंगा। पहले इस मैप को देखो, ये मैप आपके सामने दिख रहा है। इस मैप में आप देख रहे हो, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, ये मेरा लास्ट पॉइंट है। यहां पर ये कौन सा डायरेक्शन है? ये ईस्ट है। क्या है? ये ईस्ट है, पूरब है। और ये मेरा क्या है? पश्चिम है। ये मेरा क्या है? पश्चिम है, ये वाला क्षेत्र। ये मेरा है उत्तर, ये क्या है? मेरा उत्तर है। और ये है मेरा दक्षिण। क्या है? ये मेरा दक्षिण है। पूरे मैप को अपने माइंड में ऐसे ही सेट कीजिएगा। आप अगर मैप नहीं बना पा रहे हैं तो आपको कैसे बनाना? ऐसे बनाना है। आपको मैप ऐसे बनाना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कुछ ऐसे बनाना है, ठीक है। ईस्ट में क्या लिख लेना आप? ईस्ट में इस लाइन का नाम, इस लाइन का नाम ऐसे बनाना, इस लाइन का नाम लिखना 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्लियर है? और जो यहां पर ये लाइन बनाना, इस लाइन का नाम बनाना 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। क्लियर है? 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का चौड़ाई है। क्या है? भारत की चौड़ाई है। ये समझ पा रहे हो आप? यहां से यहां तक ये भारत की चौड़ाई। अब आप कहोगे सर ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसे थोड़ा सा समझाओ। तो इसे समझाने के लिए मुझे ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा। अब इस ब्लैंक पेज पर मैं आपको ये चीजें समझाता हूं। ध्यान देना, एक एक शब्द समझाऊंगा, बस आपको समझते हुए चलना है। भारत के मैप के बारे में, वर्ल्ड के मैप के बारे में, इंडिया के रिवर सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल मैप के बारे में, फिजिकल मैप के बारे में A to Z हम पढ़ने वाले हैं। सबको बस धैर्य रखना है। आप लोग ये समझिए, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी को अगर मैं दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड करता हूं तो इस लाइन का नाम क्या होता है? इस लाइन का नाम होता है जीएमटी। क्या नाम होता है? जीएमटी। अगर इसे ग्लोब मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर ये ग्लोब है तो जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, किस किस हिस्से में? एक तो करता है पूर्वी गोलार्ध, इधर है पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध ऐसे बनाते चलना आप रजिस्टर पर, इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। और जो इधर है, जो इधर पोर्शन है, इसको क्या कहा जा रहा है? पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहा जा रहा है? पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा का नाम बताओ। सवाल ये पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप? जीएमटी। क्या बोलेंगे आप? जीएमटी। जीएमटी का लाइन फुल फॉर्म क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। क्या फुल फॉर्म है? ग्रीनविच मीन टाइम। इसी का दूसरा नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ध्यान देते चलना भैया, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी इसी का नाम है। इसी का तीसरा नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। क्लियर है? जीएमटी भी इसी को कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी इसी को कहते हैं, और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी इसी को कहते हैं।
जो बीच की लाइन है इसको क्या कहा आपने? जीएमटी या 0 डिग्री देशांतर, इसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। दुनिया का समय जिस रेखा से चलता है उसका नाम जीएमटी होता है, उसका नाम क्या होता है? जीएमटी होता है। इसी का चौथा नाम है इंटरनेशनल टाइम लाइन। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा मतलब इंटरनेशनल टाइम लाइन। इसी का पांचवा नाम है मध्याह्न रेखा। क्या नाम है? मध्याह्न रेखा। कंफ्यूज मत होना, मध्याह्न रेखा, जहां दुनिया का समय चलता है उस लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक ऐसी लाइन जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, एक का नाम पूर्वी गोलार्ध, एक का नाम पश्चिमी गोलार्ध। कहने का मतलब होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यहां तक बात समझ में आई? ये क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो इतना पॉइंट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और नीचे वालों को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। उत्तर से दक्षिण दिशा में, ध्यान देना, उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाने वाली रेखाएं, ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाने वाली रेखाएं, जो ऐसे खींच रहा हूं मैं, ऐसे खींच रहा हूं मैं, ऐसे जो खींच रहा हूं, इसको मैं क्या कहता हूं? उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में जो खींची जाने वाली रेखाएं हैं, इनको मैं देशांतर रेखा कहता हूं। क्या कहता हूं? देशांतर रेखाएं कहता हूं। सवाल पूछा जाता है देशांतर रेखाएं किसको कहते हैं, तो आप एक सीधा जवाब देंगे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ को खींची जाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को खींची जाने वाली रेखा देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जो देशों के बीच में अंतर बताती हैं, जो देशों के बीच में अंतर बताती हैं, जो देशों के बीच में अंतर बताएं, समय का अंतर कि किस देश में क्या समय हो रहा है। आपने सुना होगा लंदन में अगर 12 बजे हैं तो हिंदुस्तान में दोपहर के, अगर देखिए ध्यान देना, अगर लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं तो हिंदुस्तान में शाम को 5:30 बजे होंगे। अगर अमेरिका में 8 बजे हैं तो हिंदुस्तान में 14 बजे होंगे। ऐसे ऐसे सवाल जो पूछे जाते हैं जो देशों के बीच में अंतर बताए, उस रेखा का नाम देशांतर रेखा होता है। देशांतर रेखा दो चीज बताती है, याद रखना, समय व स्थान दोनों बताती है। ध्यान देना, किसी स्थान का समय और वहां उसकी स्थिति, पृथ्वी पर उसकी स्थिति, स्थान व समय जो दोनों बताए, उस रेखा का नाम देशांतर रेखा होता है। ग्लोब पर किसी देश की स्थिति कैसी है और उस देश में समय कैसा है, जो यह सक्षम हो, जो इसे बताने में सक्षम हो, उस रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। उस रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? अब सवाल है कि सर टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360 देशांतर रेखाएं हैं। कितनी हैं? 360 देशांतर रेखाएं हैं। ये ध्यान देते चलना है। कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360 देशांतर रेखाएं हैं। ये बात समझ में आई? ये क्लियर है? आप कहोगे सर 360 कैसे? 360 भैया ऐसे, 360 भाई ऐसे। सुनो सभी, अगर मैंने ये ग्लोब कहा है और ये ग्लोब के बीच में रेखा है, तो इधर 180 इधर होंगी, 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, तभी तो पूरा एक गोल चक्कर लगता है 360 डिग्री का। तभी तो पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का लगता है। तो इसका मतलब आधा गोल इधर और आधा इधर, आधा इधर आधा इधर, 180 इधर 180 इधर, तो टोटल कितनी हो गई? 360। कहने का मतलब इधर डायरेक्शन होगी हमेशा ईस्ट और इस लाइन से इधर होगी ऑलवेज वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अगर ये बात समझ में आ गई हो तो मैं अब आगे चलूं। तो अब सीधी सी बात जो बताना चाह रहा था, अगर इतनी बात सच में समझ में आ गई हो तो अब इस बात को मेरी समझ लो। क्या समझ लो भैया? भारत है यहां पर। भारत कहां पर है? यहां पर है। जब भारत यहां पर है तो ध्यान दीजिएगा, भारत से कोई ऐसी लाइन टच होके जाती होगी और भारत से कोई ऐसी लाइन टच होते जाती होगी। समझ रहे हो ना? मतलब ऐसे लाइन टच होते जाएगी। एक तो लाइन ये और एक लाइन ये, समझ लो भैया, एक लाइन तो ये और एक ये। अगर इस जीएमटी से पूरब में है, इधर क्या है? पूरब है। अगर ये पूरब है तो मैं लिखूंगा क्या? ये इस पॉइंट को तो मैं कहूंगा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, और जो ये पॉइंट है इसको क्या कहूंगा? 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। ये भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया। ये भारत का क्या हो गया? देशांतरीय विस्तार हो गया। बस इतना बताने के लिए मुझे ये बात करनी पड़ी थी। ये भारत का क्या है? देशांतरीय विस्तार है। अब मुझे बताओ, कोई डाउट है? अगर इधर खींचूंगा तो पूरब लिखूंगा, इधर खींचूंगा तो पश्चिम लिखूंगा, तो भारत क्या है? पूर्वी गोलार्ध में है।
भारत कहां पर है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। यही कारण है कि भारत का ईस्ट ईस्ट दोनों जगह है, क्योंकि इधर ईस्ट ही ईस्ट है। मेरी बात समझ में आई? दुनिया की दृष्टि से ग्लोब पर मैं पूर्वी गोलार्ध में स्थित हूं। नॉर्थ ईस्ट नहीं कहूंगा मैं ज्योति, अभी मैं केवल और केवल देशांतर रेखाओं के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में हूं। देशांतर रेखाओं के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है, जिसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। बताओ यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई समस्या? चलो इतनी बात पूरी हो गई। तो अब देखिएगा, मैप पे चलिएगा, ये शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी। यहां से यहां तक अब मैं पॉइंट का नाम लिखने वाला हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, लिखते चलना। अब मैं लिखने वाला हूं ये पॉइंट्स, तो आप लोगों को अब समझदारी से काम लेना है और ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ध्यान देना, मैं यहां पॉइंट्स के नाम लिख रहा हूं और इन्हीं पॉइंट्स को आप भी अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है? कोई डाउट? अब देखिएगा यहां पर जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं? इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं? यहां पर जो इस पॉइंट का नाम है, इसका नाम होता है किबथू। पूरब में मैं कहां पर हूं? किबथू तक हूं। ध्यान देते चलना, लिखते चलना। पूरब में मैं कहां तक हूं? किबथू तक हूं। किबथू कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगर आपने कहा कि सर कहां तक हूं? अरुणाचल प्रदेश में लास्ट पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वोत्तम बिंदु। ध्यान देना, लिखते चलना, भारत का पूर्वोत्तम बिंदु क्या है? तो आप लिखेंगे सर भारत का पूर्वोत्तम बिंदु किबथू है, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? किबथू, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, इसी में इसी का एक दूसरा नाम भी है। आप कहोगे कि सर दूसरा नाम भी बता दो, इसका सेकंड नाम क्या है सर, ये भी बताओ। तो सेकंड नाम भी इस स्लाइड में नीचे मिलेगा आपको। सेकंड नाम भी इस स्लाइड में आपको यहां पर मिलने वाला है। ध्यान देते चलें, सबको समझते हुए चलना है। देखो, नहीं है तो मैं लिख देता हूं, इस स्लाइड में लिख देता हूं, सही है? देखिएगा, इस लाइन का दूसरा नाम है वंगालू। क्या नाम है? वंगालू। अगर हमसे कोई सवाल पूछे इसका दूसरा नाम क्या है? वलांगू। वलांगू बोलते हैं, वलांगू। क्या बोला जाता है भैया? वलांगू। लिखते चलो सभी, वलांगू बोला जाता है। सर जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? इस वाले को तो आप कहेंगे गुहार मोती। क्या कहेंगे? गुहार मोती। या इसी पॉइंट का नाम है गौर माता। क्या नाम है? गौर माता। या इसी पॉइंट का नाम है सरक्रीक। क्या बोला जाता है? सरक्रीक रेखा। अगर हमसे कोई सवाल पूछता है भारत का लास्ट बिंदु कौन सा है? पूरब में। भारत का लास्ट बिंदु पूरब में कहां पर है? तो क्या बताएंगे? किबथू या वलांगू, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पश्चिमतम बिंदु क्या है? गौर माता या गुहार मोती या सरक्रीक, या क्या बोलेंगे? सरक्रीक। ये बात समझ में आ रही है आपको? गौरी माता या गुहार मोती, ध्यान देना, या सरक्रीक लाइन। सरक्रीक कहां पर है? गुजरात में। और ये सब कहां पर है? गुजरात में। सब कहां पर है? गुजरात में। भारत की स्थिति पढ़ रहे हो, भारत का पूरब, भारत का पश्चिम दोनों पॉइंट हो गए। भारत का पूरब, भारत का पश्चिम दोनों पॉइंट हो गए। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? ये चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये नोट डाउन करते चले आप सभी, ये सभी आप लिखते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर गड़बड़ कर जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। भारत का पूरब, भारत का पश्चिम दोनों पॉइंट बता दिए। दोनों बात समझ में आई आपको? बहुत अच्छी बात है। अब चलिए आगे, भारत में यहां पर देखिएगा, अब ये वाला पॉइंट बता देता हूं, ये वाला समझना। इस पॉइंट का नाम, इसको बोलते हैं भारत का दक्षिण। क्या बोलते हैं भैया इसे? साउथ। अब एक बात इसके बारे में बता देता हूं जिससे मामला बिल्कुल बेहतर हो जाए। ये वाली लाइन है, इसको बोलते हैं भारत का साउथ, भारत का दक्षिण। भारत के दक्षिण में इस पॉइंट का नाम है क्या भैया? कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। क्या नाम है इसका? कन्याकुमारी। कोई पूछे तो आप आसानी से जवाब दीजिएगा कि सर इसका नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे आप? कन्याकुमारी बोलेंगे। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो मुझे बताएं जल्दी। मैं हर बात का आपका जवाब दे रहा हूं और बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
बोले जल्दी। कन्याकुमारी और इसका दूसरा नाम क्या है? कैप कोमोरिन। क्या नाम है इसका? ध्यान देना, कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन ऐसे पढ़िएगा, बाद में इसी से सवाल करने हैं आपको। मैंने क्या कहा है? भारत की जमीन का लास्ट बिंदु, लैंड का, जहां भारत की सीमा खत्म होती वहां पर, इसी का नाम क्या है? कन्याकुमारी। इसी का दूसरा नाम क्या है? कैप कोमोरिन। या इसी का तीसरा नाम, सारे वर्ड लिख लो, एक भी शब्द नहीं छोड़ने वाला हूं, कुमारी अंतरद्वीप। इसी का तीसरा नाम क्या है? कुमारी अंतरद्वीप। कभी कभी ये शब्द आते हैं और आप गायब हो जाते हो। कुमारी अंतरद्वीप। सबसे पहले मैं अपने घर के बारे में पढ़ रहा हूं। जब तक मुझे अपने घर के बारे में मालूम नहीं होगा कि मेरा जो भारत मेरा घर है वह पूरब तक उसकी दीवार कहां तक है, पश्चिम में दीवार कहां तक है, उत्तर में दीवार कहां तक है, दक्षिण में दीवार कहां तक है, जब तक व्यक्ति अपने घर को नहीं पढ़ेगा, दुनिया को पढ़ता रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंटेलिजेंसी का पता नहीं चलता। सबसे पहले स्वयं के घर को जानो, तब दूसरे के घर में ताका झाकी करो। क्लियर है? तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब में क्या बताया? ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, उसी का नाम किबथू है, वलांगू है। भारत का पश्चिम बिंदु क्या है? आपने कहा सर क्रीक बोलते हैं, गुहार मोती बोलते हैं, या उसी का तीसरा नाम गोरी माता है। सर भारत का दक्षिण में जमीन पर बताओ, तो जमीन पर मैंने क्या बताया? कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन या कुमारी अंतरद्वीप, इसी के नाम है। ये कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां तक है ये? तमिलनाडु में। कहां पर है ये? तमिलनाडु में। ये बात समझ में आ गई आपको? अगर इतनी बात क्लियर हो गई, कन्याकुमारी, कैप कोमोरिन या कुमारी अंतरद्वीप तमिलनाडु राज्य में है। अब आप लोगों को एक बात और मालूम है क्या सर? कि सर इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है ये भी बता दो, उत्तर वाला बिंदु। उत्तर वाला बिंदु भी बता दो सर, उत्तर वाला बिंदु। तो भैया ये बात ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक तो पाकिस्तान के कब्जे में है, यहां से यहां तक तो ये पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है, इस क्षेत्र का नाम है, इस क्षेत्र का नाम इंद्राकोल। क्या नाम है? इंद्राकोल। इंद्राकोल है। भारत का उत्तरतम बिंदु इंद्राकोल, भारत का उत्तरतम बिंदु इंद्राकोल। यहां तो कोई डाउट? भारत का उत्तरतम बिंदु इंद्राकोल। आप अपने अपने जो मैप बना रखा अपने अनुसार उस पर लिखते रहे ना ये सारी पॉइंट। यहां तो कोई सवाल? इंद्राकोल कहां पर है? लद्दाख में है। इंद्राकोल कहां पर है? लद्दाख में है। आपने कहा ठीक है सर, ये बात समझ में आई। सर और बताओ, अभी बात खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा ठीक है, अभी पूरे घर को समझ लो, पहले घर पूरा समझेंगे तब आगे बढ़ेंगे भैया। अब देखिएगा, यहीं पर ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है, ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। आप समझ गए? ये अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। अगर ये अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है, अगर ये अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है, तो भारत का लास्ट पॉइंट मैं इसको कहूंगा, मैं भारत का लास्ट पॉइंट इसको कहूंगा। अगर ये भारत का लास्ट पॉइंट है तो मैं इसको नाम क्या दूंगा? इसको नाम क्या दूंगा? अंडमान निकोबार पर भारत का अंतिम बिंदु। अंडमान निकोबार पर भारत का अंतिम बिंदु क्या है? ध्यान देते चलिएगा, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। या इसी का तीसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन। या इसी का नाम है पार्सन पॉइंट। ये शब्द नहीं मिलने के ढूंढने से भी ये लिखते चले जाना, पार्सन बिंदु। तो आपने ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट किए। तो भारत का कोई सवाल पूछे दक्षिणतम बिंदु भारत का कोई सवाल पूछे दक्षिणतम बिंदु कहां पर है, तो बताएंगे अंडमान निकोबार में। ये सब कुछ कहां पर भैया? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्या नाम? इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन बिंदु, पार्सन पॉइंट। क्लियर है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम है वृहत निकोबार या ग्रेट निकोबार। ठीक है, इसकी पोजीशन है, वेल्डन वेल्डन, इसकी पोजीशन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर। कोई डाउट? क्लियर यहां तक? तो अभी केवल इतना बताया है, अभी केवल इतना बताया है कि जो मेरा घर है, जो मेरा घर है, अब इस घर को देख लो भैया, इस घर की सारी कहानी समझ लेना। ग्लोब पर, ये ग्लोब अगर समझो, इसमें मेरा घर ये है। अगर ये मेरा घर है भारत, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये 4 पॉइंट मैंने बात जिक्र किया है। ये ग्लोब है, अगर मैं इसको ग्लोब कह रहा हूं, अगर मैं इसको ग्लोब कह रहा हूं, तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है,
और ये दक्षिण है। तो भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है, तो समझ गए। देखो इस लाइन से इस लाइन से इस लाइन से एंगल ऊपर मेजर होता है, तो इस लाइन से ऊपर क्या उत्तर, तो इसको मैं लिखता हूं, ध्यान देना ध्यान देना, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से। और जो ये लाइन है इसका नाम है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। क्लियर हुआ। अब इस लाइन का मतलब समझ लो ये क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से। अब इस लाइन का मतलब समझ लो 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। ये भारत की ग्लोब पर स्थिति हो गई, ये भारत की ग्लोब पर स्थिति हो गई। अब मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। सर अंडमान निकोबार को रिपीट कर दीजिएगा भैया। अंडमान निकोबार पर जो है ना, ग्रेट निकोबार पर, क्योंकि अंडमान निकोबार को भी 3 हिस्सों में तोड़ा गया है, ऊपर अंडमान, नीचे निकोबार, बीच में लिटिल अंडमान, लघु अंडमान। तो उसको हम अलग से मैप में पढ़ेंगे ही। अभी तो बस इतना समझ लो कि लास्ट बिंदु जो है भारत का वो कहां कहां है। सर ये जो लास्ट में बोला है दोबारा बता दीजिए, साउथ वाला ध्यान दीजिएगा, वापस सुनिएगा। 6 डिग्री 4 मिनट ये क्या है, इंदिरा पॉइंट, यही तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। और 37 डिग्री ये क्या है, इंदिरा कोल। क्या भैया, ये इंदिरा ऊपर तो इंदिरा कोल, नीचे इंदिरा पॉइंट। और ये 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये देखिएगा ऊपर यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या स्थित है, इंदिरा पॉइंट, या इसी का दूसरा नाम है पिगमेलियन, या इसी का तीसरा नाम है पार्सन बिंदु। ये भैया बात क्लियर है। एक एक शब्द समझते रहना, एक एक शब्द। इसकी तुरंत एक्सरसाइज कराऊंगा, पहले अपने घर को जान लो, और घर जब तक नहीं जानोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, इससे बाहर निकलते हैं। अब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरी बात हो गई है, ये ध्यान दीजिएगा। अब समझिएगा, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। एशिया में भारत कहां पर है, दक्षिण में है एशिया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि सर एशिया कहां पर है, थोड़ा सा ये भी बता दो। एक सवाल आया, भारत सर एशिया के दक्षिण में है, तो अब आप हर व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि एशिया के दक्षिण में हूं तो मैं एशिया कहां पर है, ये बात क्लियर कर दो। तो भैया समझ लो, हे योद्धाओं समझ लो इस बात को, इससे समझ में आएगा। ये समझ गए, ये मैप खुल गया, एशिया समझा रहा हूं मैं, एशिया। जब तक बात एक एक समझ में ना आए तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूं। एक एक शब्द समझेंगे, ठीक है। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा, चलो ठीक है। आप ये देखिएगा यहां पर कि सर ये यूरोप भी है, मैंने कहा भैया यहां यूरोप भी है, और क्या क्या है सर, मैंने देख लो भैया ये आपके सामने है सब कुछ, इसमें अब आपके सामने सारा कुछ खुल गया मैप। अब मुझे बताओ विजिबल है, दिखने लगा, चलो जी अच्छी बात है। अगर दिखने लगा भैया, अगर ये दिखने लगा तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताओ अब ये सबको क्लियर है यहां तक, हर व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए। मैप अगर दिख रहा है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं मैप पर। अगर मैप आपको दिखने लगा, थोड़ा विजिबल है, ये ग्लोब है पूरा, ये पूरा ग्लोब है, और ये ग्लोब की कहानी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब इसे थोड़ा सा समझा देते हैं कि कौन सा अफ्रीका है, कौन सा एशिया है, कहां कहां पर क्या है, डिटेल से आप लोगों तक क्लियर हो जाएगी चीजें। अब ये सही है, स्टार्ट करें। ठीक, देखो भैया पेन अब यहां पर ले लेता हूं। मैंने कहा भारत एशिया के दक्षिण में है। अब मुझे एक बात बताओ, एशिया के दक्षिण में है तो देखो नीचे तो ये क्या है, हिंद महासागर है भैया, ये सारा हिंद महासागर है, ये सारा क्या है, हिंद महासागर है। आप ये देख रहे हो ना, ये सारा क्या है हमारा, ये यहां से बता देता हूं। चलिए जी, अब ये मैप में आप देख रहे हो, मैप में आप देखिएगा हमारी जो पोजीशन है, पूरे मैप को एक बार थोड़ा सा निहार लो इसको। जब तक ये मैप समझ में नहीं आएगा तब तक कहानी क्लियर नहीं होगी, ठीक है।
इस मैप को देखो आप, पूरे वर्ल्ड के मैप को, फिर मैं वापस उसी पीडीएफ पे पहुंचूंगा। ये तो मैं रेफरेंस ले रहा हूं यहां पर, जिससे कि आप लोगों को क्लियर होता चले कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। ये ग्लोब है, जो ये वाला पोर्शन है ये एशिया है। ये क्या है? ये एशिया है। जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये अफ्रीका है। ये साउथ अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका, और ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हमारी पोजीशन कहां पर है भैया? हम दक्षिण एशिया का एक देश है। आप देख रहे हो भारत को यहां पर, आप ये देखो भारत यहां पर है, और ये दक्षिण एशिया, मतलब दक्षिण एशिया मतलब एशिया के हम दक्षिण में हैं। एशिया के हम कहां पर हैं? दक्षिण में हैं। तो हमारी पोजीशन दक्षिण एशिया में। बात क्लियर हो गई? बस इतना समझिएगा। अब वापस पहुंचते हैं वहीं पर जहां से हम चले थे। अब देखो भारत का क्षेत्रफल कितना है। अब ये थोड़ा सा अमेंड कराऊंगा मैं, ये समझते हो चलना। एक परीक्षा में पीसीएस में पूछा गया है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर लिखा है। बट आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए, अगर परीक्षा में एक सवाल आ जाए कि बताइए वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल क्या है, तो वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे आप? ध्यान देना, मैं लिख देता हूं यहीं पर 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर। 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए 100वें संविधान संशोधन में भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ जमीनी विवाद सुलझाया गया था। 100वें संविधान संशोधन में भारत व बांग्लादेश के बीच में कुछ जमीनी विवाद सुलझाया गया था। उस जमीनी विवाद में हमारे कुछ गांव बांग्लादेश पे गए थे और बांग्लादेश के कुछ गांव हम पर आए थे। तो आज वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल वर्तमान सन 2021 में अगर ऑप्शन में कहीं ये दिख जाए ना 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये लगा देना, गलती से भी गलती मत कर देना, जो पहले लिखा है पुराना है। अगर पुराना ही आए तो पुराना लिखना, अदरवाइज ये नया मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिख दिया है। वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, कोई डाउट? चलो ठीक है। अब भारत की चौड़ाई और लंबाई आपके सामने है। भारत की चौड़ाई और लंबाई आपके सामने है। आप क्या देख रहे हो कि सर भारत उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है? 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। ये तो लंबाई हो गई। क्या हो गई? भारत की लंबाई हो गई। कहां से कहां तक? ये हो गई इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक। इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक की भारत की लंबाई हो गई। और सर भारत की चौड़ाई कितनी है? मैंने कहा भारत की चौड़ाई 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर भारत की चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई आपके सामने आ गया है। लंबाई और चौड़ाई आपके सामने आ गया है। विश्व में भारत का क्षेत्रफल क्या है? विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। पूरे विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। कितना है पूरे विश्व का क्षेत्रफल? ध्यान दे देता हूं, विश्व का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। उसमें से हमारा हिस्सा कितना है? 2.4%। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास क्षेत्रफल केवल 2.4% है। और जो विश्व में 7वें नंबर का देश है। विश्व में कौन से नंबर का देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। द एरिया ऑफ द वर्ल्ड 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। एंड इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड में क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जनसंख्या की दृष्टि से हम दूसरे नंबर पर हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 7वें नंबर पर हैं। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो एक ट्रिक मैंने बताया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम ये लिखाया था, रुक चीन अब आ भारत। ध्यान देना, क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम, रुक चीन अब आ भारत। रूस से क्या बना? रशिया। ऊपर लिखा है रूस। कैसे? कनाडा। अब आप कह रहे हो कि सर चीन तो यहां पर है यहां और अमेरिका इधर है। सर ये रहा अमेरिका। सर ऐसा कैसे? तो भैया मैं एक बात बता देता हूं, अमेरिका जो है आइलैंड, अगर अमेरिका के द्वीप वगैरह सारे जोड़ लो, अगर अमेरिका के द्वीप वगैरह सारे जोड़ लो तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा नंबर का है। अगर मैं केवल और केवल जमीन की बात करूं कि केवल और केवल जमीन की, तो चीन तीसरे नंबर पर है। ठीक है, अगर टोटल एरिया इंक्लूडिंग आइलैंड वगैरह सारा कुछ, तो चीन चौथे पर आ जाएगा और अमेरिका तीसरे पर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ट्रिक अपने दिमाग में याद रखना, दोनों ट्रिक अपने दिमाग में याद रखना। रूस से रसिया, कैसे कनाडा, चीन, और यहां पर मैंने बता दिया आ से देखो, बी से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, और भारत का नंबर है 7वां। तो भारत का नंबर कौन सा है? 7वां है। मैंने दोनों बता दिया जिससे कंफ्यूजन ना आए आपको। रुक चीन अब आ भारत, 7th लार्जेस्ट कंट्री
आपके सामने सीक्वेंस के साथ लिख रहा हूं, ये लिखते चलिएगा आप। ऑप्शन में जो मैंने नीचे लिखा है इसको लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। राखी, अवंतिका, निधि, पारुल, रितिका, मानसी जी, मनीषा जी, सम्राट, बहुत बढ़िया, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलिएगा, जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाते हैं, मतलब बहुत कुछ डेटा है, बहुत डेटा है, बहुत कुछ पढ़ना है। ये समझिएगा 4 क्लास में इंडियन ज्योग्राफी और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 4 क्लास सब कुछ टिप्स पे आ जाएगा 4 क्लास में, बस ये पढ़ते चलिएगा। देखो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना बताया मैंने अभी? भारत का कुल क्षेत्रफल बताया मैंने 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप कहोगे सर अब तक तो 267 याद था, मैंने अब बस थोड़ा चेंज कर लो, 469 दिमाग में डाल दो। ये कब से है? ये कब से है? 2015 से चेंज हुआ है, 2015 से भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, द एरिया ऑफ इंडिया 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर। भारत के बाद कौन है? अब ये कह रही है सैयद नाजिया कि सर भारत के बाद कौन है? भारत तक तो हमने कई बार रटा है। नाइजीरिया यार रट ले भैया, नाइजीरिया रट ले, टॉप 10 लिखवाए मैंने तो कई कई बार। ठीक है, चलो आगे बढ़िएगा। अब आप कह रहे हो कि सर भारत का एरिया इतना है, मैंने कहा इस टोटल एरिया का 43% पर मैदान है, प्लेन। क्या है? प्लेन है। 29.3% पर क्या है? पर्वत और पहाड़ियां हैं। क्या है? पर्वत और पहाड़ियां हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? पर्वत और पहाड़ियां हैं। और सर 27.7% पर क्या? पठार हैं, प्लेटू। 43% पर प्लेन है, 29.3% पर माउंटेन एंड हिल है, एंड 27.7% पर प्लेट्यू है। 27.7% पर प्लेट्यू है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। टोटल भारत कुछ इस तरीके से विभाजित है। ठीक है, ऊपर आप देख रहे हो ये वाला क्षेत्र है ये हिमालय है, और ये जो क्षेत्र है ये पठार है, और जो ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, जो ये वाला क्षेत्र दिख रहा है ये मैदान है। उत्तर का मैदान सबसे बड़ा है, उत्तर का मैदान सबसे बड़ा है। ये उत्तर का मैदान है, ये उत्तर का मैदान है, यह उत्तर का मैदान दिख रहा है आपको। ठीक है, ये उत्तर का मैदान, और ये बीच में पठार, इसको बोलते हैं पठार। अब ये पठार वठार क्या है, मामला बहुत कुछ डेप्थ में जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, एक एक शब्द समझ में आएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल पर सर्वाधिक भाग पर क्या है? मैदान है। द्वितीय भाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं, और तृतीय भाग पर क्या है? पठार है, 27.7%। ये बात समझ में आ रही? लिखते चलना, लिखते चलना, लिखते चलना, थको मत, रुको मत, आगे बढ़ते रहो। तुम योद्धा हो इस देश के, परीक्षा आपको पास करनी है। लोग आधे सो रहे हैं, सो क्यों रहे हैं? क्योंकि वो सोच रहे हैं लॉकडाउन लग गया है, लेकिन जो इस समय पर जागेगा वही विजेता बनेगा। मैं बार बार ये कहता हूं। ठीक है, बस जागे रहो, लगे रहो। उत्तर प्रदेश में बहुत तरीके से ये सारी चीजें जो हैं, पेपर जो आपका उत्तर प्रदेश वाले ही सभी सबसे ज्यादा बैठे मेरी परीक्षा में, जो 7वीं क्लास ले रहे हैं उत्तर प्रदेश की परीक्षा वाले ही सभी हैं। आप 90% आप सबका टारगेट उत्तर प्रदेश परीक्षा ही है। तो जब उत्तर प्रदेश परीक्षा है तो उसमें ऐसे सवाल बनते हैं, आप लिखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट आगे क्या लिखा है। भारत में वर्तमान में 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में वर्तमान में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, जिनको 7 सिस्टर स्टेट कहते हो। क्या कहते हो? 7 सिस्टर स्टेट। अब 7 सिस्टर स्टेट कैसे पढ़ोगे? देखो ये भारत का क्या है, ये वाला जो क्षेत्र है मैप में, ये वाला जो इसमें सर्कल दिया है, ये वाला, इस सर्कल को अलग हटा दिया और यहां बड़ा दिखा दिया। ये क्या दिखा दिया? बड़ा दिखा दिया। तो कितने सिस्टर स्टेट हैं? 7 बहन राज्य हैं। 7 बहन राज्य कौन कौन से? ध्यान देना, ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, नीचे असम, उसके नीचे मेघालय, उसके नीचे त्रिपुरा, उसके नीचे मिजोरम, उसके ऊपर मणिपुर, उसके ऊपर नागालैंड। अब देख रहे हो इसको एंटी क्लॉकवाइज याद करने का तरीका, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें कैसे पढ़ेंगे? अरुण, अरुण, आज मैं त्रिरामपुर, ध्यान देना, त्रिरामपुर लैंड देखने गया, देखने गया। अरुण आज मैं त्रिरामपुर लैंड देखने गया। एक जमीन का सौदागर है, जमीन का सौदागर है। अब ध्यान देना, ऊपर क्या? अरुणाचल प्रदेश, आ से असम, मैं से मेघालय,
त्रि से त्रिपुरा, राम मिजोरम, पुर मणिपुर, लैंड नागालैंड। क्लियर हो गया? सात के साथ बहन राज्य एंटी क्लॉकवाइज दिशा में याद हो गए। परीक्षा में कभी कभी सवाल क्या पूछा जाता है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा राज्य है, तो आप बताएंगे असम, असम के नीचे मेघालय के नीचे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। क्लियर हो गया? अरुण आज मैं त्रिरामपुर लैंड देखने गया। अब एटीएम आना मम्मी, ये पुराना हो गया ट्रिक, इसमें तो हिमानी जी रटना था, ए से असम, टी ये तो पूरा था। लेकिन अगर कोई मैप में भरवाने के लिए बोल दे तो मैप में कैसे भरोगे? ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे देखो अरुण, अरुणाचल प्रदेश, असम में मेघालय, त्रिपुरा, राम, मिजोरम, पुर, मणिपुर, लैंड, नागालैंड। ठीक है? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो भारत में 7 राज्य क्या कहलाते हैं? ये 7 राज्य कहलाते हैं 7 बहन राज्य। इन 7 बहनों में सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश है, सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश है। सबसे बड़ा कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे छोटा त्रिपुरा, सबसे छोटा त्रिपुरा। याद रखोगे, सबसे बड़ा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। 7 बहन राज्यों में सबसे बड़ा स्टेट तो क्या बोलोगे? अरुणाचल प्रदेश। सबसे छोटा क्या बोलोगे? त्रिपुरा। यहां तक को डाउट? अरे बोलते रहो भैया। नहीं है? मुझे लगता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। रेनू राजन जी कह रही हैं सर थोड़ा सा स्लो पढ़ा दो। ठीक है भैया, बहुत स्लो पढ़ा देते हैं। देखो अरुणाचल प्रदेश आपको दिख रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं जिससे कि दिक्कत ना बने। दिख रहा है? और देखो, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है? ये एक्चुअल आसान ट्रिक तो एटीएम आना मम्मी थी, बट अगर आपसे कोई मैप में पोजीशन के अनुसार पूछ ले तो फिर आप घबरा जाएंगे ना। तो पहले तो मैं आज आपको भारत की स्थिति बता रहा हूं, अपने घर की स्थिति। घर कहां पर है? अब देखो अक्षांश और देशांतर रेखाओं, केवल भारत की पोजीशन पढ़ेंगे। इसके बाद तुरंत ही आप एक्सरसाइज करोगे, तुरंत ही मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने इस क्लास को बेहतर तरीके से पढ़ा है। ठीक, अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अभी मैंने बताया था ना अक्षांश और देशांतर क्या है। इसे लिखना हो तो लिख सकते हो, इसको आराम से बना सकते हो, है ना। अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं, देशांतर किसको बोलते हैं, ये मैंने इसको पूरा का पूरा तरीके से यहां पर है, इसको आप अपने माइंड में सेट कर सकते हो। क्या लिखा है सर जो ये लास्ट में बताया दोबारा बता दो। क्या बताया था मैंने लास्ट में? हां, अरुणाचल प्रदेश 7 बहन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। मैं फुल स्क्रीन पर कर देता हूं, फुल स्क्रीन पर कर देता हूं। ठीक है, वापस समझ लो। अरुणाचल प्रदेश, देखो अरुणाचल प्रदेश 7 बहन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा। अरुणाचल प्रदेश इज अ लार्जेस्ट स्टेट इन 7 सिस्टर स्टेट, सबसे बड़ा। और भैया त्रिपुरा इन 7 राज्यों में सबसे छोटा है, केवल इन 7 में, है ना, सबसे छोटा। ठीक है, क्लियर हो गया। इन 7 राज्यों में सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश है, सबसे छोटा कौन है? त्रिपुरा। इतनी बात क्लियर है? बस इतना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, बहुत उसको मिक्स नहीं करेंगे हम, नहीं तो फिर है ना कंफ्यूज हो जाएगा आप सबको। धीरे धीरे पढ़ो, जल्दीबाजी किसने कहा है, मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा। अब आपको क्लियर है? बताओ। 7 बहन राज्य, कौन से बहन राज्य? ये वाले, इससे इधर इधर जो है ना, ये 7 बहन राज्य कहलाते हैं भारत के। ये क्या कहलाते हैं? 7 बहन राज्य भारत के कहलाते हैं। चलो, सिस्टर स्टेट। अब सवाल है कि ठीक है सर, अब हमें थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बता दो स्थिति। देखो अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई क्या हैं? एक काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? जो लंबी लंबी रेखाएं होती हैं। ठीक है, मतलब लेटी लेटी। अक्षांश किसको बोलते हैं? लेटी लेटी। लेटी का मतलब ऐसे जो लेटी हुई हैं,
ऐसे जो ग्लोब पर लेटी हुई रेखाएं हैं उनको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। और लॉन्ग लॉन्ग, लंबी लंबी, कहने का मतलब जो ऐसे खींची जा रही हैं, ऐसे खींची जा रही हैं, ऐसे खींची जा रही हैं, ठीक है, उसको आप क्या कह रहे हो, देशांतर रेखा कहते हो। सर अक्षांश रेखा जो कहां से खींची जाती हैं, ये भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। भूमध्य रेखा की क्या होती हैं, ये समानांतर होती हैं, ठीक है। जैसे अब एक बात बताओ, अगर ये ग्लोब है और ये बीच वाली लाइन भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर भी तो ये सारी समांतर ऐसी खींची जा रही हैं, जो ऊपर खींची जा रही हैं ये तो उत्तर की दिशा में, और जो भैया नीचे खींची जा रही हैं, जो नीचे खींची जा रही हैं ये दक्षिण कहलाता है। और जो बीच वाली लाइन है इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमि के मध्य वाली, या इसी को कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं, इक्वेटर। पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली रेखा, इक्वेटर। समझ में आया, इक्वेटर। कोई डाउट तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर डाउट नहीं है तो ये बात अगर क्लियर है, बस इसमें और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो ज्योग्राफी हो जाएगा। केवल मेरा मानना यह है कि आपको इंडिया के मैप के बारे में थोड़ा थोड़ा सब कुछ नॉलेज मिल जाए और फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, चलें आगे, चलें। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हुआ। अक्षांश रेखाएं क्या हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, आपसे कोई पूछे कि भाई कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो आपका जवाब होगा सर कुल अक्षांश रेखाएं 181 हैं। कितनी हैं, 181। और सर कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं, 360। कितनी हैं, 360 तो देशांतर रेखाएं हैं और 181 अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूड लाइन है। ठीक है, इन 181 में से 179 समानांतर है, पैरेलल हैं, समानांतर हैं। बस इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। अक्षांश और देशांतर रेखाएं केवल वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को समझने के लिए काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइन है बस। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने बताया था ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये तो पूरा मैटर समझ में आ गया ये। अच्छा, अब एक वर्ड है जीएमटी। क्या नाम है, जीएमटी। समझ रहे हो, जीएमटी मैं अभी बताया था जीएमटी का कंसेप्ट। अब थोड़ा जीएमटी के कंसेप्ट को समझ लो। ये जीएमटी का कंसेप्ट थोड़ा आपको परेशान करेगा, ठीक है, क्योंकि फिर भारत के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब जीएमटी के बारे में थोड़ा कंसेप्ट समझ लो। यहां पर देखो, अगर ये ग्लोब है, अगर ये ग्लोब है, तो इस वाली रेखा को मैंने क्या नाम दिया था अभी, जीएमटी। कितने सारे नाम बताए थे ना इसके, जीएमटी, और वो सारे नाम लिख लेना जो मैंने लिखे थे। ठीक, इस वाली रेखा पर, इस वाली लाइन से पूरी दुनिया का समय निर्धारित होता है। इस वाली लाइन से पूरी दुनिया का क्या होता है, निर्धारित, समय निर्धारित होता है। समय का पता इसी लाइन से चलता है। इस लाइन के इधर जो भी देश है, इस लाइन के पूरब में जो भी देश है, ठीक है, वहां तो होता है पीएम, मतलब आगे चलता है, और इस लाइन से इधर होता एएम। क्या होता है, एएम। एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। जीएमटी का मैटर थोड़ा क्लियर हुआ, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। भारत कहीं यहां पर है, भारत कहीं यहां पर है। तो ये जो जीएमटी लाइन है ये कितने देशों से गुजरती है भैया, दुनिया के 8 देशों से होकर गुजरती है। कुछ देश यहां पर हैं, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, कोई ऐसे है, कोई बीचों बीच से गुजर रही है। ऐसे 8 देशों से होकर गुजरती है, 8 देशों से गुजरती है। क्लियर हो गया। अगर हमसे कोई सवाल पूछता है जीएमटी रेखा दुनिया के कितने देशों से गुजरती है, तो आप कहेंगे 8 देशों से होकर गुजरती है। जीएमटी से क्या पता चलता है, समय का निर्धारण होता है। किसका पता चलता है, समय का निर्धारण होता है। समय का निर्धारण, समय को, टाइम को डिफाइन करने वाली रेखा का नाम जीएमटी है। ठीक है, ये 8 देशों से होकर गुजरती है। अब कहोगे सर ये 8 देश कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सर 8 देश ये हैं। कौन कौन से देश हैं 8,
बीएसएफ ने टोगो में गेम खेला, ये लिख लेना, गेम खेला। बीएसएफ ने टोगो में गेम खेला। बी से क्या बनेगा लिख लो भैया, ये जीएमटी है, कर्क रेखा नहीं बता रहा हूं, जीएमटी बता रहा हूं, ग्रीनविच मीन टाइम। बीएसएफ, बी से लिख लेना बुर्किना फासो, लिख लो बुर्किना फासो। बी से क्या बना बुर्किना, BURKINA लिख देता हूं। बुर्किना फासो। एस से क्या बनता है स्पेन, एफ से फ्रांस, टोगो तो टोगो है ही, क्लियर हो गया। जी से बनता है घाना, ए से नाम बनता है अल्जीरिया, एम से माली, ई से इंग्लैंड, ई से क्या बनता है इंग्लैंड। बी से क्या बना बुर्किना फासो, एस से स्पेन, एफ से फ्रांस, टोगो, घाना, अल्जीरिया, माली और इंग्लैंड। इन 8 देशों से होकर गुजरती है क्या लाइन, जीएमटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ इन 8 के 8 देशों पर समान समय रहता है। कहने का मतलब, क्योंकि ये तो एक ही लाइन है ना, यही तो लाइन क्या करती है समय निर्धारित करती है, यही तो लाइन क्या निर्धारित करती है समय निर्धारित करती है। और समय निर्धारित करने का मतलब क्या है, जो जिस रेखा पर होगा देश उस रेखा के अनुसार उस पूरी दुनिया में समय बराबर होगा। तो यहां से यहां तक ये लाइन 8 देशों से पास होती है, तो इन 8 देशों के नाम आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। तो पूरी दुनिया का समय इस रेखा से निर्धारित होता है। कोई डाउट तो नहीं है, ये बात क्लियर हो गई। आपसे कोई सवाल पूछता है जीएमटी पर दुनिया के कौन कौन से देश हैं, तो ये बता सकते हो आप आसानी से, अब ये बता सकते हो। हाँ, अब दूसरा मैटर समझो कि सर यहां पर ये जो रेखा है इसकी लेबोरेटरी कहां है, तो ग्रीनविच मीन टाइम पर, ये कहां पर है लंदन में, कहां पर है ये लंदन में है। और लंदन कहां पर है, लंदन है कैपिटल इंग्लैंड का, किसका इंग्लैंड का, क्लियर हो गया, ये इंग्लैंड का कैपिटल है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है समय का पता कहां से चलता है, तो आप बताओगे इंग्लैंड की कैपिटल लंदन में एक पार्क का नाम जीएमटी है, जिसको वहां पर प्रयोगशाला बोलते हैं या वैधशाला बोलते हैं, वैधशाला बोलते हैं, जहां से समय का निर्धारण होता है। इसी रेखा पर दुनिया के 8 देश स्थित हैं। उन 8 देशों के नाम क्या क्या हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। यहां तक कोई समस्या है, तकलीफ है तो प्लीज मुझे बताओ, कोई भी समस्या है तो मुझे बताएं। जल्दी जल्दी चलते हैं आगे अब, है ना। चलो बस इतना ही तो समझना था। एक बात और समझ लो जो बड़े कायदे की बात है, इस लाइन के जीएमटी लाइन के इधर जो भी देश हैं, ये पूरब है, तो ईस्ट में जितने भी देश हैं तो ईस्ट में वह समय ऐड होगा जीएमटी में, तो ईस्ट गोइंग ऐड, क्लियर हो गया। जैसे आपने देखा होगा इधर भारत है, तो आप याद रखना क्या लिखा रहता है जानते हो, जीएमटी प्लस, देखो ऐड हो गया ना प्लस 5.5 घंटे। तो जीएमटी में हमेशा याद रखना जो इधर देश हैं जीएमटी में वो जुड़ेंगे। वो टाइम कैसे जुड़ेगा वो मैं बताऊंगा। जो इधर देश आएगा उसमें ऑलवेज क्या रहेगा, जीएमटी माइनस, अब जो भी देश का पोजीशन हो, ठीक है, इधर जीएमटी माइनस होगा और इधर जीएमटी में प्लस होगा। इधर जीएमटी में क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि देखो भारत है, भारत कहां पर है मैंने अभी बताया, ये रहा भारत यहां पर, अगर ये भारत है तो जीएमटी प्लस 5.5 घंटे। ये बात क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है, बस इसमें इतना ही बात समझ में है। ईस्ट में चलोगे तो समय ऐड होगा, ईस्ट गोइंग ऐड। जीएमटी से अगर पूरब में चलोगे तो ऐड होगा, ईस्ट गोइंग ऐड। अगर जीएमटी से पश्चिम में चलोगे, वेस्ट में चलोगे, तो क्या होगा, वेस्ट गोइंग सब्ट्रैक्ट, वेस्ट गोइंग सब्ट्रैक्ट। पश्चिम में चलोगे तो घटेगा, पूरब में चलोगे तो जुड़ेगा, ईस्ट गोइंग ऐड और वेस्ट गोइंग सब्ट्रैक्ट। बात क्लियर है यहां तक। अब चलें आगे, चलो आगे चलते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा,
ये सारा मैटर तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप कहोगे सर कैसे, ये 5.5 घंटे का मैटर और बता दो। इसे जल्दी मैटर को खत्म करके फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। अभी मैंने बताया था ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, भारत कहीं यहां पर है, ठीक समझना भैया। अब एक बात बताओ, भारत को कोई लाइन ऐसे टच करते हुए जा रही है और एक लाइन ऐसे भी टच करते हुए जा रही होगी। ऐसे भी टच करते हुए जाएगी। जो एक लाइन ये है यहां, जो ये वाला है और ये वाला है, इसको देखो किस तरीके से समझना। ये था, इस वाला का नाम बताया था मैंने 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, और इसका नाम बताया था 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। अब एक बात बताओ, किसी देश, मैंने कह रहा हूं देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं, देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं। तो अब मुझे क्या देखना होगा, भारत यहां से यहां तक ऐसे है, तो इसका मिड पॉइंट निकालना होगा। वो मिड पॉइंट ही भारत की क्या बताएगी, समय के बारे में बताएगी। वो मिड पॉइंट भारत के समय के बारे में बताएगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, इस 68 को 97 को ऐड कर लेता हूं। तो 68 प्लस 97 ऐड कर लिया, और एवरेज निकालना हूं तो 2 से डिवाइड कर लिया। जब इसको सोल्व किया तो डिग्री में है सब कुछ, है तो कितना आएगा 165/2। अब इसे सोल्व करो, 2 से इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 82.5 डिग्री। अब ये सब पूरब में है तो पूरब लगाऊंगा यहां पर। तो भारत की मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूरब है। ध्यान देना भैया, भारत की मानक समय रेखा। अब आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो आप, ये थोड़ा सा बता तो दो। तो मैं एक बार वापस आपको ले चलता हूं यहां पर। अब यहां से समझ में आएगी बात क्लियर। देखो ये है भारत की मानक समय रेखा, देख लिया आपने। भारत की मानक समय रेखा क्या नाम है, 82.5 डिग्री। कैसे निकाला, क्लियर हो गया। भारत की मानक समय रेखा, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। भारत की मानक समय रेखा किसको बोलते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन। बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सर 82.5 डिग्री है, मैंने कहा हां, तो सर इसका थोड़ा सा और बता दो मेथड। तो बता देते हैं भैया, एक बात समझ लो। एक बात बताओ, पृथ्वी अपना एक पूरा चक्कर लगाने में, पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री घूम जाती है। 360 डिग्री घूम जाती है कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो एक घंटे में कितना डिग्री घूमती है पृथ्वी, 24 से डिवाइड कर लो तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। एक डिग्री घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे में मिनट कितनी होती है भैया, 60। ये ऊपर एक डंडा लगाने का मतलब मिनट का चिन्ह है ये। 60 मिनट में पृथ्वी घूमती है 15 डिग्री। तो एक डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लेगी, 4 मिनट का समय। ये बात क्लियर हो गई यहां पर। एक डिग्री पृथ्वी घूमने में जो समय लेती है 4 मिनट का लेती है। और जब वो 360 डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री, अब देखोगे आप, अब समझो यहां पर 300, ये पूरा का पूरा सिस्टम बना दिया यहां पर। आप कहोगे सर इसको समझाना, समझ लो, अभी से समझ लीजिएगा। मैंने कहा भारत जो है 82.5 डिग्री पूरब में है, 82.5 डिग्री पूरब में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये 165/2 लिखूंगा इसको, यही तो डिग्री है। अब इसे मिनट में बदल लूं, मिनट में बदलने के लिए क्या, किससे डिवाइड कर लूं, 4 से डिवाइड कर लूं। जब 4 से डिवाइड कर लूंगा तो 2 दूनी 4 हो गया, अभी डिग्री खत्म हो गई। तो 165 और 2 की मल्टीप्लाई 330 मिनट, 330 मिनट आ गया 4 से। अरे डिग्री को मिनट में बदलोगे, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट लिखा है ना, तो इसको 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, और जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 330 मिनट आ गया। 330 मिनट को घंटे में बदल दो भाई, 60 से डिवाइड कर लो, 60 से 6 पंजे 30, 300 हो गया, 60 पंजे 300, और बचा 30 मिनट। तो 5 घंटे 30 मिनट बचा ना, बचा 5 घंटे 30 मिनट बचा। और मैंने ऊपर कुछ लिखा था, पूरब में चलोगे तो जुड़ेगा, पूरब में चलोगे तो जुड़ेगा। देखो ना, ईस्ट गोइंग एड, तो ईस्ट का मतलब जीएमटी में,
और ईस्ट गोइंग एट कितना आया, जीएमटी प्लस 5.5 घंटे आ गया, ये 5.5, तो जीएमटी में मैंने 5.5 जोड़ लिया, जीएमटी में 5.5 जोड़ लिया, तो भारत का स्थानीय समय जीएमटी प्लस 5.5 है, ये भारत का स्थानीय समय है, भारत का स्थानीय समय, लोकल टाइम ऑफ इंडिया। क्या है भारत का लोकल टाइम ऑफ इंडिया है। यहां तक कोई तकलीफ है, जल्दी बताएं, कोई समस्या हो जल्दी जल्दी बताएं भैया। एक्सरसाइज पे पहुंचने वाले हैं, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, जो पढ़ा है उसका अभ्यास। चलो अच्छी बात है। अब मैंने क्या बताया, ये 82.5 डिग्री भारत के मिड से है, मतलब इतना भारत है, समझो इतना भारत है, तो इस इतने लाइन का मिड ये बैठेगा बीचों बीच, क्या बैठेगा, मिड बैठेगा बीचों बीच। ये क्लियर हो गया। अब देखो उत्तर प्रदेश कहां से गुजर रही है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम प्रयागराज, प्रयागराज में एक जगह का नाम है मिर्जापुर, ये वहां पर है भैया, ठीक है। वहां से भारत का मानक समय निर्धारित होता है। अब भारत के कितने प्रदेशों से गुजरती है ये, भारत के 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है। आप कहोगे कि सर इसकी ट्रिक बता दो, तो याद रखो मौका, मौके पर चौका, ठीक है, तो याद रखना है मौका, MOUCA, मौका, याद रखोगे MOUCA, मौका। ये ट्रिक हो गई। एम से क्या बना, मध्य प्रदेश, ओ से बना ओडिशा, यू से बना उत्तर प्रदेश, सी से बना छत्तीसगढ़, ए से बना आंध्र प्रदेश। इन 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है यह लाइन, तो याद रखना मौका। तो क्या याद रखोगे, मौका। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा, भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। ये बात क्लियर हुई। कौन कौन से, एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश, ठीक है। और सीक्वेंस में याद रखोगे तो ऊपर उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य, मध्य के नीचे छत्तीस, के नीचे उत्तर, के नीचे आंध्रा। क्लियर हो गया। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो चले आगे। थैंक यू रोहित जी। कोई डाउट, भारत की मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपका जवाब होगा सर 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले उत्तर के नीचे, मध्य के नीचे छत्तीस है, छत्तीस के नीचे ओडिशा है, के नीचे आंध्रा है। अगर सीक्वेंस से ना पूछे, कोई डायरेक्ट पूछ ले कौन कौन से प्रदेशों से होकर गुजरती है, तो नाम याद रखना मौका, MOUCA, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो और समझो। अरे भैया रफ हो जा। चलो थोड़ा थोड़ा रफ हो गया है। अब चलो एक बात और बता देता हूं, जब शुरू हुई है कहानी। आप सबको एक बात तो मालूम ही है कि सर एक कर्क रेखा भी है, सर एक कर्क रेखा नाम की भी रेखा है, सर एक कर्क रेखा भी है। और सर वो जो कर्क रेखा है ना, वो कुछ ऐसे जाती है सर, ऐसे जाती है सर, वो ऐसे ऐसे जाती है सर, वो ये कर्क रेखा है। तो आप एक बात देख रहे हो, ये जो मध्य प्रदेश से होते हो ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे को कहां काट रहे हैं भैया, बड़ा अच्छी बात बताऊंगा अभी। ये सवाल पूछा गया है। रोहित कुमार, शंकरगढ़ फोर्ट, सवाल पूछा जाए कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां काटते हैं, तो छत्तीसगढ़ में एक जगह का नाम है कोरिया। क्या नाम है, कोरिया। और कोरिया के अंदर एक जगह का नाम है पटना। बड़ा उम्दा सवाल। देखो ये तो बड़ा खेला खेला गया। क्या खेला खेला गया कि सर कोरिया एक देश है और पटना तो बिहार की राजधानी है। सर ये क्या हुआ सर? सर जी ऑफलाइन से बेटर लग रही है ऑनलाइन क्लास। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया, गुड गुड। अगर आपसे कोई सवाल पूछे, पूजा जी धन्यवाद, रोहित जी धन्यवाद, शुभम, राहुल, काजल, निशु, देखिएगा देखिएगा, समझिए कितना बढ़िया खेला खेला गया। अरे कहां गया भैया, कहां गया? कोई छेड़ तो नहीं रहा है मेरे सिस्टम को?
अब यह समझिएगा, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा भारत में कहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं? इंटरसेक्ट का मतलब होता काटती हैं। तो ये तो दिख रही है, यहां काट रही है जी ये वाली जगह, और ये तो सर छत्तीसगढ़ है। लेकिन सर छत्तीसगढ़ में उस जगह का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ में जगह का नाम कोरिया, और कोरिया में उस जगह का नाम पटना, कोरिया में उस जगह का नाम पटना। तो कितना बड़ा लोचा हुआ, कोरिया तो एक देश है, और सर पटना एक शहर का नाम है मध्य प्रदेश, सॉरी बिहार में। तो ना ही तो सर बिहार से मतलब ना कोरिया से मतलब, ये तो केवल छत्तीसगढ़ में जगह का नाम कोरिया और कोरिया में पटना। बिल्कुल बीना जी, ये भैया छत्तीसगढ़ के पटना में है। कोई डाउट तो नहीं? बड़ा अच्छा उम्दा सवाल था, कई बार सवाल परीक्षा में पूछा गया, पीसीएस में कई बार पूछा गया है। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ के एक शहर कोरिया के एक लोकेशन पटना से होकर गुजरती, पटना मार्केट एक, कहां? छत्तीसगढ़ में। ठीक, बहुत बढ़िया भैया, ये पटना याद रखना, और कहीं कहीं पाटन मिलेगा तो पाटन भी यही है, पाटन या पटना। ठीक है, देखो इंग्लिश में स्पेलिंग यही है, PATNA। तो बोला तो ये पटना जाएगा, लेकिन फिर इसे गड़बड़ ना हो तो पाटन लिखते हैं, क्या लिख देते हैं? पाटन लिख देते हैं। ठीक है भैया, चलो जी, ये भी बात क्लियर हो गई। अब इतनी बात पूरी होने के बाद अब आप कह रहे सर ये जो कर्क रेखा है सर, ये तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बिल्कुल, मैंने कहा 8 राज्यों से गुजरती है सर, उसका नाम तो बता दो। अब देखो नाम देख लेते हैं। अब देखो भारत की कर्क रेखा, भारत की कर्क रेखा आपके सामने आ चुकी है मेरे बच्चों। योद्धाओं देख लो, आप सभी योद्धा हैं, योद्धा से कोई कम नहीं है आप में से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो पहले तो समझ लो कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा है, अब ये ग्लोब पर ऐसे समझिए, ग्लोब है, ग्लोब पर ये भूमध्य रेखा है। क्या है ये? भूमध्य रेखा। और भूमध्य के ऊपर जो ये लाइन है इसका नाम है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में क्या बोला जाता है इसको भैया? कर्क रेखा, लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैंसर, इसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा, या इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ कैंसर। और जो नीचे है भूमध्य रेखा के ये वाली, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, सॉरी मकर रेखा, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। याद रखोगे? और बड़ा करके दिखा देता हूं, और इसको आप निहार सकते हैं। सही है? ये दिख रहा है आपको थोड़ा बड़ा? गुड। गुजरात, मध्य प्रदेश, देखो सबसे पहले कहां से गुजरती है? गुजरात से। गुजरात के बाद कहां पहुंचती है? राजस्थान में। राजस्थान के बाद कहां पर पहुंचती है? मध्य प्रदेश में। कहां पर जाती है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कहां निकलती है? झारखंड में, सॉरी छत्तीसगढ़। कहां पर होता है? हैंग मत हो मेरे भैया, चल जा, 1 मिनट मुझे थोड़ा सा, हाँ बोलते रहूंगा क्योंकि तब तक सिस्टम सही से फॉर्मेट पा जाएगा। देखो गुजरात के बाद राजस्थान, लिख लो इसको, इसको लिख लो, गुजरात के बाद राजस्थान, क्योंकि अभी इस पर सिस्टम हैंग हो गया है तो मैं आपको ऐसे लिखवा देता हूं। गुजरात के बाद, देखो सीक्वेंस से लिखना, मैं क्या लिख रहा हूं? लेफ्ट टू राइट चलना, लेफ्ट टू राइट मतलब वेस्ट टू ईस्ट, भारत में पश्चिम से पूरब, ये सीक्वेंस लिखो जैसे मैं बता रहा हूं। पहले लिखना गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और फिर उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखोगे? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बताएं। अब आप कहोगे कि सर जो भारत की मानक समय रेखा है वो तो बता दी, भारत में कर्क रेखा की बताया आपने। कर्क रेखा में सबसे पहले कहां से जाती है? ये सबसे पहले निकलती है गुजरात से, फिर पहुंचती है राजस्थान। ध्यान देना, राजस्थान से सबसे कम गुजरती है, मिनिमम पार्ट राजस्थान में है, मिनिमम। राजस्थान के बाद कहां पर आ जाती है? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा मैक्सिमम मध्य प्रदेश से गुजरती है, सबसे ज्यादा कहां से? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कहां पर पहुंचती है? छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ के बाद कहां पर पहुंचती है ये? झारखंड। झारखंड की कैपिटल ध्यान देना, झारखंड की कैपिटल रांची। रांची कहां पर है? कर्क रेखा के ऊपर है एकदम। कर्क रेखा इसी रांची से गुजरती है। कर्क रेखा किससे गुजरती है? रांची से गुजरती है। सवाल पूछा जाता है कर्क रेखा किस प्रदेश की राजधानी से गुजरती है, तो क्या बताएंगे आप? रांची से गुजरती है। झारखंड के बाद कहां पर पहुंचती है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद कहां पर पहुंच जाती है? मिजोरम। क्लियर हो गया? ये सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? यहां तक क्लियर है? तो 8 राज्यों से मैंने आप लोगों को नाम लिखा दिया है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।